which are released by viral infected cells, which are released by viral infected cells, and these protect non-infected cells from viral infections. जो इंटरफेरोन्स है, दीज आर द प्रोटीन्स विच आर रिलीज्ड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, यानी कि जिन सेल्स के अंदर वायरस की एंट्री हो गई है, वायरस की एंट्री के बाद, वायरस से इन्फेक्शन होने के बाद ये सेल्स रिलीज करते हैं कुछ फैक्टर्स को, कुछ प्रोटीन्स को। उन प्रोटीन्स को बोलते हैं इंटरफेरोन्स। ये जो इंटरफेरोन्स रिलीज होते हैं, ये आसपास की सेल्स को ट्रिगर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं उनके साथ, और उनको स्टिमुलेट करते हैं कि वो अपने आप को वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करें। तो ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे किसी पर्टिकुलर कॉलोनी के अंदर अगर कोई थीफ किसी घर में एंटर कर जाए, वो लोग चिल्लाना स्टार्ट कर दे, तो बाकी लोगों को भी पता चल जाता है कि कोई वहां पे इस तरह की इंसिडेंट हो रही है। तो यहाँ पे ये सेल्स जो ये केमिकल से वायरल इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होते हैं और नेबरिंग सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको ट्रिगर करते हैं कि वो अपने मैकेनिज्म स्टार्ट कर दे जिससे वो वायरस से बच सके। सो दैट इज द पार्ट ऑफ द साइटोकाइन बैरियर्स. So there are four types of barriers in the innate immunity, that is the physical barrier, then the physiological barriers, cellular barriers and then cytokine barriers. जो physical और physiological barrier that constitute the first line of defense, वो पहला पार्ट है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है पैथोजन से, यानी कि पहली बाउंड्री है। अगर उसको क्रॉस कर जाता है पैथोजन तो फिर आती है सेकंड लाइन ऑफ कंट्रोल और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, एंड दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द सेलुलर बैरियर्स एंड द साइटोकाइन बैरियर्स। ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को बनाते हैं। तो जो इनेट इम्यूनिटी है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और उसके बाद जो सेकंड टाइप की इम्यूनिटी है, दैट इज द अडेप्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दैट कॉन्स्टिट्यूट द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। वो सबसे लास्ट लाइन है, और अगर वो भी फेल हो जाती है तो उसके बाद डिजीज डेवलप हो जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द इनेट इम्यूनिटी। Now the next part is acquired immunity. Now what is meant by the acquired immunity? The immunity which is achieved by, which is achieved after birth. वो इम्यूनिटी जो आफ्टर बर्थ अचीव होती है, आफ्टर बर्थ ऑब्टेन्ड होती है, गेन की जाती है, उस इम्यूनिटी को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंड दैट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी. इट इज स्पेसिफिक इन नेचर. इट इज स्पेसिफिक इन नेचर. व्हाट इज मीन्ड बाय स्पेसिफिक इन नेचर? यहां पे स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब है कि अगर 1 करोड़ टाइप के बैक्टीरिया हैं, मींस जितने तरह के बैक्टीरिया होंगे उतने तरह का ही अलग अलग मैकेनिज्म, उतने ही अलग अलग तरह के सेल्स यहां पे इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है उन पर्टिकुलर पैथोजन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए. इसलिए ये स्पेसिफिक होता है. नेचर में हर माइक्रोब को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है. नेक्स्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, दैट इज it is a memory based immunity. It is a memory based immunity. ये मेमोरी के ऊपर बेस्ड होती है, मींस जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, यहाँ पे ये पार्ट पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है, याद करके रख सकता है, ताकि वो जब सब्सिक्वेंट एनकाउंटर यानी कि दोबारा से वही पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो उसको कैसे डील करना है, कितनी जल्दी से उसको डिस्पोज ऑफ करना है. तो ये मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी होती है. अब ये मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी है वो किस तरीके से काम करती है?
तो सबसे पहले जब कोई पैथोजन एंटर करता है तो हमारी बॉडी कुछ रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है जिसको बोला जाता है प्राइमरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी रेस्पॉन्स response produced by immune system when our body encounters a pathogen for the first time. Response produced by immune system when our body encounters a pathogen first time. जब हमारी बॉडी किसी पर्टिकुलर पैथोजन से पहली बार मीट करती है, उसकी फर्स्ट मीटिंग में जो हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स। जो प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है दैट इज वेरी स्लो एंड ऑफ लो इंटेंसिटी। ये काफी धीमा होता है और इसको वर्क करने में काफी टाइम लग जाता है, मीन्स ये ज्यादा पावरफुल नहीं होता। इट इज वेरी स्लो, और ऑफ लो इंटेंसिटी, ज्यादा पावरफुल ये रेस्पॉन्स नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स। अब बात करते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स की। सेकेंडरी रेस्पॉन्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय द सेकेंडरी रेस्पॉन्स? Response produced by immune system when our body encounters same pathogen second time is known as secondary response। जब हमारा इम्यून सिस्टम या रेस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम का वो रेस्पॉन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर सेम पैथोजन सेकेंड टाइम, जब उसी पैथोजन से दूसरी बार इंटरेक्ट करती है, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर मींस दूसरी बार जब कभी इंफेक्शन होता है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी जो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो ये रेस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाता है ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू सेम पैथोजन। उसी पैथोजन के दोबारा एंटर करने के बाद सब्सिक्वेंट एक्सपोजर्स, दोबारा एंटर करने के बाद दोबारा एनकाउंटर की वजह से जो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है उसको सेकेंडरी रेस्पॉन्स बोलते हैं। अब जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स है दैट इज फास्ट एंड ऑफ हाई इंटेंसिटी। ये काफी फास्ट होता है और काफी पावरफुल होता है। इट इज फास्ट एंड ऑफ हाई इंटेंसिटी, ज्यादा पावरफुल होता है। जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स है इसको एनमेनेस्टिक रेस्पॉन्स भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एनमेनेस्टिक रेस्पॉन्स। इसको एनमेनेस्टिक रेस्पॉन्स भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एनमेनेस्टिक रेस्पॉन्स और सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू सेम पैथोजन। सेम पैथोजन की वजह से ये रेस्पॉन्स डेवलप होता है, ये फास्ट होता है, हाई इंटेंसिटी वाला होता है।
एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एन मोनास्टिक रेस्पॉन्स। अब यहाँ पे एकदम से हम प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स पे क्यों आ गए थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया आपको इट इज अ मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी। यहाँ पे मेमोरी के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो पहले एक्सपोजर से मेमोरी क्रिएट होती है, काफी स्लो ये रेस्पॉन्स होता है, लेकिन यही मेमोरी दूसरे रेस्पॉन्स में काफी पावरफुल हो जाती है और उस पर्टिकुलर पैथोजन को कुछ ही टाइम के अंदर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। इसलिए जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी है, यानी कि पैथोजन को याद करके रख सकती है और सब्सिक्वेंट जो एनकाउंटर है उसको काफी ज्यादा इंटेंसिफाइड, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती है। अब यहाँ पे जो मेमोराइज करने का काम होता है, जो सेल्स यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनको मेमोरी सेल्स बोलते हैं। और जो मेमोरी सेल्स है, मेमोरी सेल्स की जो लाइफ स्पैन है वो वेरी कर सकता है। अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग टाइप के मेमोरी सेल्स होते हैं जो कुछ टाइम के लिए, कुछ ईयर्स के लिए, थ्रू आउट लाइफ भी वो सरवाइव कर सकते हैं, उनका लाइफ टाइम वेरी करता है। सो दैट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग, प्राइमरी रेस्पॉन्स हो चाहे सेकेंडरी रेस्पॉन्स हो, इम्यून सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो इन दोनों रेस्पॉन्स में रोल प्ले करता है, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, कौन सा पार्ट है जिससे ये रेस्पॉन्स क्रिएट किया जाता है। सो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स। Primary and secondary response is carried out by जो प्राइमरी या सेकेंडरी रेस्पॉन्स है वो यहाँ पे जो प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स है उसको दो तरह की सेल्स कैरी आउट करती हैं, that is B lymphocytes and T lymphocytes। B और T lymphocytes जो है these are the cells which are responsible for primary और secondary type of response in acquired immunity और adaptive immunity। इसको adaptive immunity भी बोलते हैं। ये B और T lymphocytes आती कहां से, किस तरीके से बनती हैं, जो बोन है, बोन के अंदर प्रेजेंट होता है बोन मैरो, एक्चुअल में जो एंड पार्ट है वहां पे रेड बोन मैरो जो प्रेजेंट होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जो रेड बोन मैरो या बोन मैरो है यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं कुछ सेल्स जिनको बोलते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स सेकेंड चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि जो इनर सेल मास होते हैं जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर बनते हैं उनमें से ही कुछ सेल्स अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेते हैं स्टेम सेल्स के अंदर। स्टेम सेल्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये किसी भी टाइप का टिश्यू या ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं। तो इन्हीं में से एक सेल टाइप होती है प्लूरिपोटेंट। प्लूरी मीन्स मैनी, मीन्स इन सेल्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि डिफरेंट टाइप की सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्पेशलाइज हो सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। अब ये जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं वो दो सेल इमेज के अंदर अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लिम्फोइड स्टेम सेल्स एंड माइलोइड स्टेम सेल्स। जो माइलोइड स्टेम सेल्स हैं ये क्या किन सेल्स को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। माइलोइड स्टेम सेल्स सभी तरह की जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं न्यूट्रोफिल्स,
ओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये तीनों तरह के सेल्स को ये बनाते हैं, आरबीसीज को बनाते हैं, प्लेटलेट्स को बनाते हैं। तो ज्यादातर जो सेल्स है माइलोइड स्टेम सेल्स, ग्रेन्युलोसाइट, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, इन सभी को बनाती हैं। उसके बाद जो मोनोसाइट्स है वो भी इन्हीं से बनती है। लिम्फोइड स्टेम सेल की बात करें तो लिम्फोइड जो स्टेम सेल है वो दो पार्ट के अंदर डिफरेंशिएट हो जाती है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में जो सेल यहाँ पे बनती है वो कहां पे मैच्योर होती है उसके हिसाब से उनको बी और टी सेल बोला जाता है। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये अगर बर्ड्स है तो बर्ड्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है बर्सा, वहां पे इनका डिफरेंशिएशन होता है। हमारे केस में जो बोन है, बोन मैरो, वहीं से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है और इनको सब म्यूकोसा जो गट की होती है, सब म्यूकोसा ऑफ गट, वहां पे इनको रिलीज किया जाता है। ये बी लिम्फोसाइट बन जाती है। और टी लिम्फोसाइट इसलिए बनते हैं कि जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स हैं ये थाइमस जो ग्लैंड होती है वहां पे इनका डिफरेंशिएशन होता है। तो बी और टी दो तरह के लिम्फोसाइट्स बन जाती हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाती हैं, मेमोरी बी सेल्स एंड प्लाज्मा बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स। मेमोरी बी सेल्स मेमोराइज करके रखती हैं और प्लाज्मा बी सेल्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं एंटीबॉडीज फॉर्मेशन के लिए, ये एंटीबॉडीज बनाती हैं। जबकि जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट की जो कैटेगरी बनती है इसमें टीएच यानी कि हेल्पर सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स जिनको किलर सेल्स भी बोल देते हैं, और टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, इसके अलावा मेमोरी सेल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो इन सेल्स के अंदर जो टी लिम्फोसाइट्स है वो डिफरेंशिएट हो जाती है। तो जो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स है वो बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स की लिम्फोइड स्टेम सेल्स है उनसे डिफरेंशिएट होती है और ये दोनों ही प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये रेस्पॉन्स जनरेट कैसे करते हैं, कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्रिएट कर पाते हैं। B lymphocytes. These cells release an army of proteins called antibodies. ये एंटीबॉडीज बनाती हैं। एंटीबॉडीज जो होते हैं वो हेल्प करते हैं टू डिस्पोज ऑफ द पैथोजेंस। एंटीबॉडीज हेल्प टू डिस्पोज ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस को किल ऑफ करने का, डिस्पोज ऑफ करने का काम जो होता है वो एंटीबॉडीज बोल करते हैं। इनको जो एंटीबॉडीज हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है ये मेनली ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, लिम्फ के अंदर भी प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन ब्लड
ब्लड के अंदर ये जनरली प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर टी लिम्फोसाइट की बात करें, क्योंकि एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडीज को थोड़ा डिटेल में हमें स्टडी करना है, तो पहले टी लिम्फोसाइट है वो क्या यहाँ पे काम करती हैं। टी लिम्फोसाइट्स, T lymphocytes. These cells do not release any antibodies. ये कोई एंटीबॉडीज रिलीज नहीं करते हैं, बट हेल्प द बी सेल्स टू रिलीज एंटीबॉडीज, बट हेल्प बी लिम्फोसाइट्स but help B lymphocytes to release antibodies. ये B lymphocytes को ट्रिगर करते हैं, यानी कि जो यहाँ पे TH सेल होती है, हेल्पर सेल, जो हेल्पर T lymphocytes होती हैं, TH, ये हेल्प करती है B lymphocytes को ट्रिगर करती हैं कि वो एंटीबॉडीज को रिलीज करें। और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये एंटीबॉडीज तो बनाती नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टली जाके पैथोजन को किल ऑफ कर देती हैं। डायरेक्टली किल ऑफ द पैथोजेंस, द पैथोजेंस जो होते हैं उनको किल ऑफ कर देते हैं, डायरेक्टली किल ऑफ द पैथोजेंस। ये डायरेक्टली किल ऑफ करते हैं, कोई प्रोटीन या कोई एंटीबॉडीज नहीं बनाते हैं। एक तरीके से बी लिम्फोसाइट्स को आप मान सकते हैं कि जैसे पिस्टल से बुलेट निकलते हैं, कि ये पिस्टल है और इसमें से बुलेट्स निकलते हैं और वो जाके पैथोजन को किल करते हैं, तो कुछ इस तरह का काम बी लिम्फोसाइट्स होता है। टी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं? ये सेल्स, इनके पास एक तरीके से गन नहीं होती, इनके पास दूसरे जो वेपन्स है वो होते हैं, जैसे कोई नाइफ हो गया, और ये उस पर्टिकुलर पैथोजन के पास जाते हैं और फिर उसको किल ऑफ करते हैं। तो ये डायरेक्ट किलिंग करते हैं, जबकि ये आर्मी ऑफ प्रोटीन यानी कि एंटीबॉडीज की हेल्प से किलिंग ऑफ करते हैं एक पर्टिकुलर पैथोजन की। नाउ व्हाट आर द एंटीबॉडीज एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज क्या है, उसके टाइप क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एंटीबॉडीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, दीज आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स।